नमस्कार, आप देख रहे हैं dilearntop.com और ये है रक्षा मामलों पर हमारी खास सीरीज रखवाले। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HST-DV, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, शौर्य सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो या स्मार्ट, ये उन कुछ मिसाइल सिस्टम्स के नाम हैं जो DRDO ने सितंबर 2020 से लेकर के अब तक के टेस्ट किए हैं। 9 अक्टूबर 2020 यानी कि आज के दिन जब रखवाले की ये किस्त रिकॉर्ड हो रही है, तब एक और मिसाइल रुद्रम-1 का भी टेस्ट हुआ है भारतीय वायुसेना के लिए। चाहे तो इसमें ब्रह्मोस का वो टेस्ट भी जोड़ सकते हैं जिसमें भारतीय बूस्टर का इस्तेमाल हुआ था। इससे पहले लोग आपको ये बताएं कि ये सारी मिसाइल इकट्ठा करके एक ट्रक में भर के लद्दाख भेजी जाएंगी। रखवाले ने ये फैसला किया है कि इन सारे मिसाइल्स के बारे में, इन सारे सिस्टम्स के बारे में आपको तसल्ली बख्श तरीके से बताया जाए। ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ काफी रिसर्च के बाद इस स्टेज तक हम पहुंचे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन और शिवरूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू निखिल। हम जरूर अपने इन सारे ही सिस्टम्स पर तसल्ली के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग जो पिछली केस थी रखवाले की उसको लेकर काफी आहत हैं, जिसमें हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो शुरुआत में यही कह के करना चाहता हूं कि रखवाले या हम में से किसी का भी OFB से हमारा कोई इश्यू नहीं है, ना ही वहां के वर्कर से। वो एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट के ऊपर जो इतने सारे सालों का अनुभव है हमारे पैनल के पास, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स हैं। संदीप, शिव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? लोग काफी नाराज थे उस एपिसोड को देख करके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वी हैव एनीथिंग अगेंस्ट द OFB और एम्प्लॉइज। देखो, किसी के और संदीप और मैं एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, हम सिर्फ पत्रकार हैं। और ये एक मैं मानता हूं कि ये एक बहुत इमोटिव इशू है, क्योंकि OFB एक लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काफी एंट्रेंच्ड सिस्टम्स है, और जब बदलाव की बात होती है तो एक तनाव सी माहौल हो जाती है। मैं मानता हूं कि ये है, और परिवर्तन जो है वो काफी मुश्किल है, मैं ये भी मानता हूं। तो ये जो एक व्यू हो सकता है कि हमारे पास कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है या कुछ बायस है, ये तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूं निखिल, क्योंकि वो ऐसे लगेगा, एक परसेप्शन से लगेगा। लेकिन मैं संदीप की तरफ से और मैं मेरी तरफ से बोल सकता हूं कि हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि आर्मी क्या बता रही है। ये हमारा राय नहीं है, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये डेटा है इंटरनल सिस्टम का, और ये एक बहुत गंभीर मामला है जो एम्यूनिशन सप्लाई को लेकर, जिसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, कोई बायस नहीं हो सकता और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और इसलिए हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं बस। संदीप, आप इन स्ट्राइक्स का जो थ्रेट है और ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसको काफी करीब से फॉलो कर रहे हैं, आपने लगातार लिखा भी है इसके बारे में। आपकी क्या जानकारी है? क्या सरकार और यूनियंस के बीच में बातचीत कहां तक पहुंची है? अब ऑपोजिशन के कुछ MPs ने एंडोर्स भी कर दिया है OFB के जो यूनियंस है, तीनों यूनियंस जो कह रही हैं उसको। एक लेटर भी सामने आया है। क्या ऐसे मौके पर जब सेना को काफी जरूरत है OFBs की और एक स्ट्राइक का खतरा हम सबके सिर पे है, क्या किसी समझौते की उम्मीद है? निखिल, आज जो है ये चीफ लेबर कमिश्नर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनियंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक मीटिंग हो रही है। हमें पता नहीं है क्या है उसका नतीजा, लेकिन सरकार बहुत ये चाहती है कि ऐसे कोई स्ट्राइक न हो, खासकर इस वक्त जब कि हमारे दोनों तरफ खतरा है। पाकिस्तान की साइड पे भी फायरिंग चल रही है और यहाँ चीन के साथ भी एक तनावपूर्ण स्थिति है। तो सरकार कह रही है कि देखिए, हमें ये नहीं चाहते, और इसीलिए वो लेबर कमिश्नर को की इंटरवेंशन से वो इसको एक्चुअली टालना चाहते हैं। और मैं भी ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे अफवाहें फैले जा रहे हैं, वर्कर्स को भड़काया जा रहा है, उनके यूनियंस लीडर्स उनको बता रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। ये प्राइवेटाइजेशन बात नहीं है निखिल, ये 100% सरकारी ओन्ड PSUs है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने देखा है कि इस सरकार की जो नीति रही है पिछले सालों में, ये प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल विरुद्ध है और वो ये चाहते हैं कि 100% सरकारी कॉर्पोरेशंस बने, ये ताकि कुछ तरह से इंप्रूवमेंट आ जाए, मतलब एक बोर्ड आ जाए,
बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ जाए। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, और हम इस बात को बिल्कुल कभी नहीं नकार सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस के मामले में। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म जो हमने किया है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लिया जाए, और किस तरह से इसे यूज करके बेहतर किया जाए हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो या फिर पार्टली ये स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर हो, मतलब दूसरे कंपनीज भी उनमें शेयर खरीद सकते हैं। इस तरह की जो कॉरपोरेशन जो हैं ज्यादातर कॉम्पिटिटिव हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं, और जैसे शिव ने कहा, हमारी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम वे बिल्कुल हमारे डिफेंस रिपोर्टाज के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बहुत सारे एक गल्फ सा एक गल्फ बन गया है आर्मी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बहुत बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि ये उनकी जो सबसे बड़ी कस्टमर है जो इंडियन आर्मी है, उनके साथ बैठ के बात करें कि कैसे हम आपकी ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उस चीज में हम क्या कर सकते हैं। संदीप, हम अपनी लीड स्टोरी पे आना चाहते हैं जिसमें हम इन 6 मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक इतिहास की एक यात्रा करवाएं कि जो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, ये हुआ है कि हम इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं, अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग नीड्स पे हैं। लेकिन एक टाइम था जब हमने स्क्रैच से शुरू किया है। क्या उस जर्नी के बारे में हम थोड़े समय में अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि लोगों को ये लगता है कि दिवाली के रॉकेट की तरह आपने बारूद भरा और पीछे से उसमें आग लगा दी, लेकिन ये जर्नी उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी ड्रॉन आउट, काफी लंबी रही है। संदीप, देखिए, ये IGMDP जो है बेसिकली ये हमारी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 1980s में शुरू किया था। 1982-83 की बात है, जब इंडिया को लगा कि हमें बहुत सारी मिसाइलों की जरूरत है, अलग अलग प्रकार की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, और हर सर्विस के लिए, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल जो ये एयरक्राफ्ट को गिराने वाली मिसाइल, या नाग जैसे एंटी टैंक मिसाइल, बख्तरबंद हथियार जिसको कहते हैं, और फिर अग्नि और पृथ्वी जैसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम, इन सब मिसाइलों की जरूरत थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सोची समझी एक प्लान बनाया है कि ये IGMDP करके 1980s में शुरू किया, और इनमें से ज्यादातर मिसाइल सक्सेसफुल रहे हैं। अग्नि और पृथ्वी खास करके जो हमारे पहले स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरियर थे, वो इंडक्ट हुए। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल हैं जिनको काफी समय लगा फाइन ट्यूनिंग में। आकाश एक एग्जांपल है। नाग जो अभी काफी सालों के बाद चल के अभी कुछ एक सक्सेस माहौल एक सक्सेसफुल इस पे आ गए हैं। और फिर एक कुछ और मिसाइल हैं जो जिनको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, डेवलपमेंट बंद कर दिया, क्योंकि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो त्रिशूल करके एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम था जो बिल्कुल वो कर नहीं पाए, तो इसीलिए उनको इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन ज्यादातर इसकी जो सक्सेस रेट है बहुत ही हाई सक्सेस रेट है, और DRDO बड़े गर्व से कहती है कि देखिए, स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स में हमने पूरी तरह ऑटोनॉमी, जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक सिस्टम से हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। सिर्फ ये टैक्टिकल मिसाइल्स जो है, क्योंकि इसके काफी सारे रीजंस है, जो ये सीकर की वजह से या साइज की वजह से, उस तरह की जो मिसाइल्स है, छोटे वाले टैक्टिकल मिसाइल, उसमें ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला। इसीलिए काफी सारा उनका डेवलपमेंट साइकिल जो है प्रोलॉन्ग होती गई है। और ये जो IGMDP के जो सारे मिसाइल्स है, पहले 10-15 साल के अंदर ही सारे इंडक्ट हो गए थे, और अब आगे चल के बहुत सारे और भी मिसाइल्स आने लगे हैं, जो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो पिछले दिनों में टेस्ट किए गए हैं। और IGMDP जो है एक तरह से हमारी पूरी मिसाइल प्रोग्राम की एक नींव रखी गई थी इससे, जो जिसको बढ़ के आप और अलग अलग किस्म के मिसाइल्स बनाते रहे। जैसे अग्नि की एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पहले 1989, 30 साल से भी ज्यादा पहले उन्होंने टेस्ट किया था, और उसको लेके अब बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए अग्नि के। और DRDO अब कहती है कि देखिए, मिसाइल के मामले में हमें किसी देश से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो चुके हैं मिसाइल्स में। और आप बता दीजिए,
एक डीआरडीओ साइंटिस्ट में बता रहे थे कि हमारे पास तो हर किस्म के बूस्टर है, हर किस्म के प्रोपेलेंट है, रॉकेट केसिंग है, आप सिर्फ हमें बता दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल एक असेंबली सिस्टम की तरह हम बना जोड़ के आपको एक मिसाइल दे देंगे। तो इस तरह से एक असेंबली लाइन एरिया ये इस तक आ गई है वो डीआरडीओ, और इसे काफी समय लगा है। और जब हमने शुरू किया था, इस शुरुआत में जो हम जैसे कहते हैं कि आपने जैसे जिस बात दिवाली रॉकेट की बात की, हम 82 में बिल्कुल दिवाली रॉकेट के स्टेज में थे। इसरो बनाती थी रॉकेट बूस्टर मोटर, लेकिन डिफेंस एरिया में हम पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। और ये डीआरडीओ की जो मिसाइल्स आने लगे उसके बाद ही हमें कुछ तरह से एक सिस्टम बनाने लगे, प्रोडक्शन लाइंस की इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी लेवल उतनी डेवलप नहीं थी 40 साल पहले जो आज है। तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न होने की वजह से हमें काफी पीछे रहे हैं। और पूरी इनको जो डीआरडीओ साइंटिस्ट जो कहते हैं पूरी इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत थी। ना सिर्फ आप मिसाइल को डेवलप करते हैं, लेकिन उसको बनाने की सारी जो औजार है, वो असेंबली लाइंस है, वो सब उनको इन्वेंट करना पड़ा। तो पूरी फ्रॉम स्क्रैच जो कहते हैं, उनको इस काम इस बेसिक से उनको शुरू करना पड़ा। तो अब चल के ऑलमोस्ट 40 साल के बाद हम इस एक जगह पहुंच गए हैं जहां पर हम पूरी तरह एक तरह से स्ट्रेटेजिक मिसाइल में तो आत्मनिर्भर है ही, और आगे चल के ये टैक्टिकल मिसाइल्स की जो बात करें, जो तो ज्यादा निम्बल सिस्टम से अब वहां हम ध्यान लगा रहे हैं, उस पे भी वो फोकस करने जा रहे हैं। शिव, हम इन 6 प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करना चाहते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं। बहुत लोगों में ये इस बात को लेके काफी दिलचस्पी है कि हमने सितंबर 1 से, अगर आप देखते हैं, उसके बाद से लगातार आपके टेस्ट हो रहे हैं, और अभी पैंडेमिक का माहौल भी है, और अभी ही लद्दाख में तनाव भी चल रहा है। तो क्या लद्दाख के तनाव से इन एक के पीछे एक टेस्ट को जोड़ना ठीक बात है, या फिर ये पहले से चल रहे प्रोग्राम्स थे जो बाय चांस से एक साथ टेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि इस तरह की भी बातें खूब हो रही हैं। देखो, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये मेरे मन में भी है, और मैंने मेरे आज के शो में भी ये सवाल उठाया था कि क्या कुछ कनेक्शन क्या है, कि क्योंकि अभी ये जो तनाव का जो माहौल है बॉर्डर पे अभी, उसके वजह से क्या ये बहुत सारे जो टेस्ट हो रहे हैं, क्या ये हो रहे हैं? देखिए, कुछ साल पहले और कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, आप देखोगे कि बहुत सारे मिसाइल टेस्ट या वेपन्स टेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशंस अच्छे होते हैं, कुछ सिचुएशंस या कंडीशंस ऑप्टिमल होते हैं वेपन्स टेस्टिंग और टेलीमेट्री मेजरमेंट्स के लिए। तो मैं मानता हूं कि वो एक एंगल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एक कनेक्शन भी है, क्योंकि जो सेनाएं हैं उनका भी दबाव है डेवलपर्स पर कि ये जो वेपन सिस्टम्स है जो तुम लोग टेस्ट कर रहे हो, अभी जल्दी टेस्ट करो, थोड़ा कंप्रेस करो अपना टेस्ट शेड्यूल, क्योंकि ये जो युद्ध का जो माहौल है, इसका मतलब है कि ये सारे जो हथियारें हैं वो जल्दी इंडक्ट करेंगे हम। तो बिल्कुल एक कनेक्शन है, एक ब्लैक एंड व्हाइट सा सिचुएशन नहीं है कि देखो युद्ध माहौल है तो जल्दी कर लो, क्योंकि मिसाइल टेस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और आप इतना भी जल्दी नहीं कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली एक अर्जेंसी है मिसाइल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कि हमारा जो मतलब पीस टाइम का जो लग्जरी है मिसाइल टेस्ट करने में, वो अभी तो खत्म हो गया है। अभी तो चाइना हमारे बॉर्डर पे बैठा है और ये सिचुएशन काफी देर तक चल सकता है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं निखिल, शॉर्ट आंसर वो ये है कि कनेक्शन तो बिल्कुल है, क्योंकि एक अर्जेंसी है, ऑपरेशनल सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है, और स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल सिस्टम्स, और आई एम श्योर कि आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या क्या ये हथियारे हैं जो टेस्ट हुए हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स हैं, कुछ टैक्टिकल सिस्टम्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो यूटिलिटी है वो अर्जेंट है, और इसलिए शायद ये टेस्ट हो रहे हैं अभी।
ठीक है, अब जो मुख्य हिस्सा है रखवाले का, जिसपे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्लेटफॉर्म संदीप, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। नाम में हाइपरसोनिक है। आप बिल्कुल इसके बारे में तफसील से बताइएगा, लेकिन पहले जो बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं समझते हैं, हमारे पास अभी भी मार्क 2 मार्क 3 तक जाने वाले मिसाइल्स हैं, तो हम इससे भी ज्यादा तेज मिसाइल की जरूरत क्यों है? और उस नीड के पूरा होने के का जो प्रोसेस है, उसमें ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कहाँ आके बैठता है? निखिल, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जो है, अभी आप देख लीजिए, पूरी हर देश ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के पीछे वो भाग रहे हैं अब। पहले जो था सुपरसोनिक मिसाइल्स का दौर था, और अब है जो हाइपरसोनिक है, मार्क 5 के ऊपर बहुत ही हाई स्पीड, 5 टाइम्स, 5 या 6 गुना ज्यादा ये साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के मिसाइल्स हैं। इसको टेस्ट कर रहे, इसीलिए क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम्स, अभी डिफेंस सिस्टम्स है बहुत अच्छे हो गए हैं, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम्स इतने डेवलप हो चुके हैं, तो इसको पेनिट्रेट करने की अगर आपको चाहिए, जरूरत है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। आपने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले रशिया ने पहली वीडियो दिखा दी है, सिरकॉन, अपनी जो सिरकॉन मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका भी यही टेस्ट कर रही है। तो सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतने बढ़ गए हैं, मतलब इंप्रूव हो चुके हैं डिफेंसेस को अगर आपको पेनिट्रेट करना हो तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये डीआरडीओ काफी साल से इस हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट, इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और ये एक्चुअली डॉक्टर कलाम का सपना था। बहुत सालों पहले उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली चाहता हूं कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाए, जिससे मतलब एक एयरक्राफ्ट की तरह वो टेक ऑफ करे, अपनी पेलोड गिरा के वापस आ जाए, एक रियूजेबल रॉकेट की तरह। तो उसी एरिया में अब डीआरडीओ जा रही है। ये बहुत ही एक यूनिक मिसाइल है, 2 स्टेज किस्म का एक मिसाइल है। पहले वो लॉन्च व्हीकल है, और लॉन्च व्हीकल से निकलती है अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो अलग से एक प्रोपल्शन डिवाइस है उसका, जो मैक 5 से अधिक स्पीड पे चली जाती है। तो इसे काफी साल लगेंगे अब, और ये अभी इनिशियल टेस्ट स्टेजेस है, 4-5 साल और लगेंगे उसको बिल्कुल परफेक्ट करके तीनों सेनाओं में मिसाइल्स ये इंडक्ट करने की जो बात कर रही है। ये शायद ब्रह्मोस को रिप्लेस करने की बात चल रही है। जो ब्रह्मोस 2 या ब्रह्मोस 3 है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही होंगे। ब्रह्मोस जो है आज की जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल तीनों सेनाओं में है, वो मार्क 2 प्लस है, मार्क 3 के करीब स्पीड पे उड़ती है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो मार्क 5 के ऊपर, उसे मोर देन डबल स्पीड पे चलने की बात चल रही है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एक मिसाइल सिस्टम है, निखिल। संदीप, आपने उस चीज को डील किया, लेकिन क्या थोड़ा और क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट पे, जिस पे रडार काम करता है, उसको बीट करने में स्पीड का यूटिलिटी क्या है, ताकि लोग समझें कि इतनी तेज जाने की जरूरत आपको क्यों है? निखिल, जैसे मैंने कहा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का एक ये है कि इट इज बेसिकली मेंट टू डिफीट डिफेंसेस, मिसाइल डिफेंसेस। जैसे आज के दौर में S-400 मिसाइल्स आ गए हैं, S-500 भी आएंगे आगे चल के। बहुत सारे ऐसे पेट्रियट सिस्टम्स हैं यूएस के पास। मिसाइल डिफेंसेस आज बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अगर आपको उनको डिफीट करना हो तो इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये काफी सालों से उन लोग डेवलप कर रहे हैं। पहले जो था 1960 70s में, एक आपने देखा होगा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का जो दौर चल रहा था, स्मार्ट मिसाइल्स, वो आज भी चलेंगे, ये इस तरह के मिसाइल्स। लेकिन अगर आपको अगर सोचे चाइना और यूएस के बीच में नियर पियर एडवर्सरीज जो है, बिल्कुल दो सुपर पावर की तरह है, एक सुपर पावर है, दूसरा जो है राइजिंग सुपर पावर है। चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की है एयर डिफेंस मिसाइल्स में। तो अगर आपको इस मिसाइल शील्ड को पेनिट्रेट करना होगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी सालों से इन्होंने शुरू कर दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए, हाई स्पीड मिसाइल्स जो एक वॉरहेड डिलीवर कर सकते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रिसिशन ग्लोबल स्ट्राइक मिसाइल जो है, आप लॉन्च करके कहीं भी पृथ्वी में कहीं भी आप अटैक कर सकते हैं इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। उस तरह की बात चले तो पूरा जो गेम है आज, निखिल, वो स्पीड के ऊपर है। कि वो पुराना जमाना गया कि आप एक मिसाइल को एक लॉन्च कर सकते हैं, सबसोनिक मिसाइल को स्मार्ट, वो जब नेविगेट करके चला जाता है। आज की जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही इफेक्टिव हो गए हैं,
मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। तो इसीलिए सारे जो देश हैं, ऑल द कंट्रीज अभी जो है सुपरसोनिक की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए, थैंक्स। शिव, अगला प्लेटफॉर्म आपके हवाले है। हमने एक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट की है, वो लेजर गाइडेड है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना चाहता हूँ। फिलहाल हमने आर्मर बहुत ताकत भी देता है आपको, लेकिन आर्मर आपको बहुत वल्नरेबल भी बनाता है अगर आपको ट्रेस कर लिया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कितनी बड़ी सफलता है, और ये प्लेटफॉर्म कितने जल्दी आपको ऐसा लगता है कि सर्विसेज के पास पहुंच जाएगा? निखिल, ये जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ये काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड वेपन सिस्टम है। और मैं मानता हूं कि कुछ देर और समय लग सकता है इसको ऑपरेशनलाइज करने में, क्योंकि देखो, जैसे आपने बताया कि टैंक वॉरफेयर ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मोबिलिटी, क्लाइमेट, ये सारे जो सिस्टम्स जो हैं ये चेंज होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, लो ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर के ऊपर। तो लेकिन अगर सिर्फ ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को देखोगे, और ये अर्जुन टैंक का जो मेन गन से लॉन्च होता है, तो ये एक 120 गन से लॉन्च होता है। इसके पहले अर्जुन प्रोग्राम में एक इजरायली मिसाइल जिसका नाम है लाहाट, उसको टेस्ट किया था इसी गन से। लेकिन कुछ वजहों से, कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस के वजह से उस मिसाइल को गिरा दिया था, और वो प्लान डिसकंटिन्यू किया गया था। और उसके बाद कुछ साल पहले इंडियन आर्मी ने बोला कि हमको अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड जो 120 एम्यूनिशन जो है अर्जुन टैंक का, हमको एक एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल बिल्कुल चाहिए। क्योंकि जो स्टैंडर्ड टैंक एम्यूनिशन जो है, उसका जो कैपेबिलिटी है आर्मर पियर्सिंग या जो भी है हाई एनर्जी जो राउंड्स जो होते हैं, उनका कुछ ही कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को देखोगे, तो उसका जो कैपेबिलिटी है, आर्मर पियर्सिंग का जो कैपेबिलिटी है, उसका गाइडेंस जो है, जो स्मार्ट कैपेबिलिटीज जो हैं, वो काफी सारा हो सकते हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम में काफी सारा हो सकता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने इंसिस्ट किया था कि हमको भी ये चाहिए। और ऐसे जो मिसाइल्स जो हैं, जो टैंक के गन से फायर होते हैं, वो बहुत कम हैं दुनिया में। और ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करना होगा टैंक का मेन फायर कंट्रोल सिस्टम। तो इसलिए ये एक एब इनिशियो प्रोग्राम है डीआरडीओ का। तो देखा जाएगा कि कैसे होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है निखिल, इंडिया के पास काफी पैरेलल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रोग्राम्स हैं। और जैसे संदीप ने बताया था, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे, तो उसमें जो नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, वो एक मिसाइल है वो उस फैमिली में जो अभी तक इंडक्ट नहीं हुआ है, और बहुत लेटली वो थोड़ा सफलता दिखा रहा है। तो नाग को लेकर एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बन रहा है। नाग के भी कुछ वेरिएंट्स हैं, एयर लॉन्च नाग है, और अब ये एक स्पिन ऑफ वेरिएंट है जो मतलब काफी मॉडिफाइड है, सेम मिसाइल नहीं है, जो अर्जुन के टैंक के मेन गन से फायर होगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और मैं मानता हूं कि ये एक है जो अभी टेस्ट हुआ है, कुछ टाइम लग सकता है। बाकी सारे जो टेस्ट हुए हैं वो काफी मैच्योर प्रोग्राम्स हैं, जो जिस पे इंडिया का काफी एक्सपीरियंस है, उनके सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स में एक्सपीरियंस है इंडिया का। बट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में अभी तक उतना सक्सेस नहीं हुआ है जैसे अदर मिसाइल्स में हुआ है। तो मेरा ओपिनियन है कि काफी टाइम लग सकता है इसमें। चलिए, अब एक टैक्टिकल सिस्टम से वापस स्ट्रेटेजिक सिस्टम पे जाते हैं। संदीप, शौर्य का भी एक टेस्ट हुआ है। ये नाम काफी फेमिलियर रहे हैं, लोगों ने सुने कई बार हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छे से फर्क कर नहीं पाते हैं कि ये एग्जैक्टली इनमें क्या फर्क है, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, निर्भय। अब हम शौर्य की बात करने जा रहे हैं। ये
एक स्ट्रेटेजिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, न्यूक्लियर इनेबल्ड है, आप वॉरहेड भी लेके जा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड। इसके अलावा इसकी क्या खासियतें हैं, और जब आपके पास में बाकी स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स हैं तब शौर्य क्यों जरूरी है? निखिल, शौर्य जो है शायद इस अपने रेंज में इंडिया का सबसे डेडलीस्ट मिसाइल है। मैं लोगों से, इसके डेवलपर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक इतनी यूनिक एक मिसाइल है कि ये एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे पैराबोला जैसे है, लेकिन ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करती है, कि ऐसे उड़ने, ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे उसका ट्रेजेक्टरी होता है। और ये इसे डेवलप किया गया था हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए। जो अरिहंत क्लास के जो सबमरीन्स है उसमें जो मिसाइल्स फिट है बिल्कुल यही है, उसकी मरीन वर्जन है, उसको B05 मिसाइल कहते हैं। पहले इसके कई नाम थे, पहले उसको सागरिका कहते थे, उसके बाद इसको K-15 नाम दिया है, और अब जो है चल के उसका नाम B05 उसको कहते हैं। और ये B05 मिसाइल की एक लैंड बेस्ड वर्जन है, और इसकी जो बहुत सारे खासियतें हैं इसकी, स्पीड में बहुत ही हाई स्पीड मिसाइल है, ये डेडली है, आप इसको बिल्कुल प्रेसिशन स्ट्राइक में यूज कर सकते हैं। इसकी रेंज काफी है, 700 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपकी वॉरहेड क्या है। 700 किलोमीटर में आप एक 1 टन वॉरहेड यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कम वॉरहेड यूज करना हो तो 1000 से ज्यादा आप जा सकते हो। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है, और इसकी जो है एक वुडन राउंड कॉन्सेप्ट है इसका। मतलब आप इसके जैसे पृथ्वी जो है फर्स्ट जनरेशन हमारी जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी, इसके बहुत सारे लॉन्चर्स, ये कमांड पोस्ट, बहुत सारे व्हीकल्स है। इसमें तो बहुत कम व्हीकल्स हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न मिसाइल है, सेकंड जनरेशन पृथ्वी के बाद वाला बहुत ही एडवांस मिसाइल है। उसको आप बिल्कुल एक या दो व्हीकल्स है मुश्किल करके, कमांड पोस्ट है और एक लॉन्चर है इसका, तो इसको आप लॉन्च कर सकते हैं एक्सटेंडेड रेंज पे। जब इंडियन फोर्सेस कहते हैं, जैसे आप चाइना की बात कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो टिबेटन प्लेटो पे पोजीशनड है आपकी तरफ, लेकिन हमारे जो अग्नि सीरीज छोड़ के, और अग्नि और पृथ्वी के बीच में काफी एक गैप है जिसको फिल करती है ये शौर्य मिसाइल। तो इसकी जो है टेस्ट एक्सेलरेट किए जा रहे हैं पिछले दिनों में, और इसके डेवलपमेंट जो है उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डीआरडीओ ने इसको ऑफिशियल रिलीज में, ये ऑफिशियल रिलीज नहीं था इस मिसाइल का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही स्पेशल एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से वो डीआरडीओ ज्यादा बोलती नहीं है इस मिसाइल के बारे में, क्योंकि वो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन की एक बहुत मेन जो वेपन है उसकी यही मिसाइल है। तो ये एक बहुत वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मिसाइल है। चलिए, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म शिव आपके हवाले है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। आम जो जनता है वो दो अलग अलग तरीके से समझती है, उनको लगता है मिसाइल हवा में जाती है और टॉर्पीडो सी में जाता है, जो कि बहुत गलत सोच भी नहीं है। लेकिन ये दोनों टेक्नोलॉजीज कैसे स्मार्ट में आके मिलती हैं, और क्या यूटिलिटी है इसका? ये एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम है निखिल, और यूएस के पास भी एक ऐसा सिस्टम टेस्ट हुआ है पहले, और जो स्मार्ट है उसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका मतलब है कि मिसाइल पहले ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा, दूर तक जाएगा टारगेट के पास, और उसके बाद समुद्र के ऊपर वो मिसाइल से वो टॉर्पीडो गिर जाएगा पानी में, और वो जाके टारगेट पर हिट करेगा। इसका ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये सिंपल एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं है कि ये एक सिंपल मिशन है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, क्योंकि जो 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 तस्वीरें रिलीज हुए थे, और जैसे शौर्य टेस्ट, जैसे संदीप बता रहे थे कि शौर्य टेस्ट का कुछ स्टेटमेंट नहीं था, कोई इमेज नहीं था, वीडियो नहीं था, मगर ये स्मार्ट का टेस्ट जो था उस पे काफी वीडियोस आए थे, पिक्चर आया था, बहुत स्टेटमेंट आया था, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के ट्वीट्स भी आए थे बधाई देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब कि ये अनाउंस कर रहे थे। दिलचस्प चीज ये है निखिल कि जो मिसाइल सिस्टम जो है
जो इन्वॉल्व है इस स्मार्ट सिस्टम में, वो शौर्य टाइप का मिसाइल लगता है। जो ऑब्जर्वर्स और एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि उस मिसाइल का कोई नाम नहीं है, बट लोग एक्सपर्ट जो जिनसे मैंने बात की थी, उनका मानना है कि ये एक शौर्य टाइप का मिसाइल है, जैसे कि एक हाइब्रिड, जैसे संदीप बता रहे थे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, लेकिन उसका क्रूज मिसाइल की कुछ क्वालिटीज है, एक क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल या एक हाइब्रिड हाई स्पीड मिसाइल जैसा है। तो इसका मतलब है कि आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है उसका रीच बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आप टारगेटिंग इतना डिस्टेंस से आप सबमरीन को ट्रैक कैसे करोगे, लॉक कैसे करोगे, और उसके बाद एक फायरिंग सॉल्यूशन कैसे इन एन इंटीग्रेटेड मैनर कैसे करोगे। तो इन सवालों का जवाब मतलब एब्सोल्यूट नहीं है अभी तक। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड देखोगे तो ये एक मिसाइल होगा, कुछ शिप्स होंगे समुद्र पर, आपके पास जो एरियल एसेट्स हैं जो सबमरीन हंटिंग के लिए जो हैं, जैसे P8 पोसाइडन जो है इंडियन नेवी के पास, वो भी इंटीग्रेटेड होंगे इस टारगेटिंग मिशन में। मेरा इमेजिनेशन में फ्यूचर में जब ये वेपन सिस्टम डिप्लॉय होगा, तो काफी सारे जो एसेट्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड हो जाएंगे एक नेटवर्क सेंट्रिक टारगेटिंग मिशन में। क्योंकि और संदीप ने इसके ऊपर बहुत लिखा है कि सबमरीन को टारगेट करना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। बहुत ही, पहले तो डिटेक्ट करना, उसके बाद ट्रैक करना, तो अभी मतलब सबमरीन को टारगेट करके लॉक करना तो बहुत ही दूर की बात है, तो और वो होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास ये एक स्टैंड ऑफ हथियार है जो 800 किलोमीटर्स की दूरी पर एक सबमरीन को टारगेट कर सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने सारे टारगेटिंग एसेट्स, सेंसर्स की जरूरत होगी कि एक डेफिनेट टारगेटिंग सॉल्यूशन और फायरिंग सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि आप जब वो बटन प्रेस करोगे तो ये मिसाइल जाके टॉर्पीडो उसी सबमरीन को जाके टारगेट करेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो रीच जो जेता, टॉर्पीडो का जो रेंज है वो बहुत कम होता है निखिल, जैसे आपको पता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो सकता है, शिप से लॉन्च हो सकता है, सबमरीन से लॉन्च हो सकता है, लेकिन टॉर्पीडो का जो रेंज है वो बहुत कम है। इसलिए अगर आप उसको एक मिसाइल में डालोगे और इंटीग्रेटेड मैनर में एक वेपन बनाओगे, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है, आखिरी प्लेटफॉर्म संदीप आपके लिए है रुद्रम 1। आज ही इसका टेस्ट हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है, और फिलहाल निखिल संदीप से भी पूछिएगा ये स्मार्ट के बारे में, क्योंकि सबमरीन संदीप का व्हील हाउस है। प्लीज प्लीज। ठीक, तो रुद्रम निखिल, कैंसर, जैसे पहले हम स्मार्ट पे ही बात करेंगे। जैसा शिव ने एडवाइस किया है वो करेक्ट किया है, मुझे पूछना चाहिए था। संदीप, ओवर टू यू। हाँ निखिल, तो ये जो जैसे शिव कह रहे थे कि एक एक्सटेंडेड रेंज, स्टैंड ऑफ रेंज से आप सबमरीन को टारगेट कर सकते हैं। आज की जो वॉरशिप माउंटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप सबमरीन को टारगेट कर रहे हो वॉरशिप से, तो उनके पास क्या क्या हथियार हैं? रॉकेट्स हैं जिसकी ज्यादा पहुंच नहीं है, 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। टॉर्पीडोज हैं जो 50 किलोमीटर की रेंज है, 50, 60, 100 तक है। और फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी अपनी सारी लिमिटेशंस है। लेकिन जब आप एक रॉकेट, एक मिसाइल लॉन्च टॉर्पीडो आप यूज करते हो, तो आपकी रेंज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। वो मिसाइल बूस्टर के साइज पे डिपेंड करती है। और ये जो DRDO का जो प्रोजेक्ट है, इसको वो चाहते हैं कि ये मिसाइल को वो एक ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल में बना दें, और उसको हमारी जो वॉरशिप्स हैं जिनके पास ब्रह्मोस लॉन्चर्स है, वर्टिकल लॉन्चर्स है, उसमें ये फिट किया जाए, ये जो स्मार्ट मिसाइल है, ताकि आप एक्सटेंडेड रेंज से सबमरीन को टारगेट कर सकते हो। सबमरीन की जैसे आपने देखा होगा 1971 वॉर में, जब एक पाकिस्तानी सबमरीन ने हमारी खुखरी को सिंक किया था। ये बहुत ही एक पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो गए। लेकिन वॉरशिप, इससे पहले की वॉरशिप ने सबमरीन को पिकअप किया, सबमरीन ने उसके पिकअप करके टॉर्पीडोज फायर किया था। तो इसका मतलब एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर का जो गेम है, बहुत ही डेंजरस, खतरनाक गेम है।
तो वॉरशिप हमेशा चाहेगी कि मैं सबमरीन से एकदम दूर रहूं, एक सेफ स्टैंड ऑफ रेंज से उसको टारगेट करूं, या इसके आप जैसे मैंने कहा ऑप्शंस इसके टॉर्पिडोज हैं, रॉकेट्स हैं, शिप लॉन्च हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये एक चौथा सोल्यूशन हो सकता है कि आप शिप लॉन्च एक टॉर्पिडो फायर कर सकते हैं एक्सटेंडेड रेंज पे। अगर आपको सबमरीन की जो टारगेट डेटा मिल जाए कि ये इस लोकेशन पे एक सबमरीन है, तो ये जो रॉकेट है वो मिसाइल है उसको फायर करते हैं उस तरफ, और ये इसके मिसाइल के अंदर से इट्स अ टू स्टेज सिस्टम। मिसाइल जाने के बाद एक रॉकेट टॉर्पिडो वहां से निकल के पानी में कूदती है और फिर सबमरीन को हंट करने लगती है। अकूस्टिक सबमरीन के जो इंजन से जो आवाज आती है उसको उस पे होम करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। और ये बहुत सारे देशों में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा, कुछ साल पहले इन्होंने शुरू किया, 3-4 साल का। लेकिन निखिल, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इस वक्त नेवी भी थोड़ी एम्बिवेलेंट है इस मिसाइल को लेके, उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब तक नहीं है ये। ओके, अब जाते हैं रेडार किलर जो एयरफोर्स के लिए बन रहा है, रुद्रम 1। संदीप, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? प्रोग्राम किस स्टेज पे है और क्यों जरूरी है दुश्मन के रेडार को टारगेट करना? निखिल, एक एयर वॉरफेयर में एक कॉन्सेप्ट है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जिसको कहते हैं SEAD। जो एनिमी के जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस रेडार्स हैं, तरह तरह के जो रेडार्स हैं, और सारे वो जो है ये रेडिएशन एमिट करती रहती है। तो कुछ कई सालों से एक कॉन्सेप्ट आया है ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस की। पहला वेव जो आपके एयरक्राफ्ट जाते हैं, वो पहले वेव सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस को टैकल करती है। इस तरह के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां से ये रेडिएशन एमिशंस आ रहे हैं, और उनके पास ये स्पेशलाइज्ड मिसाइल्स होते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसको कहते हैं। और ये स्पेशल एक मिसाइल है जिसकी जो सीकर है, पैसिव सीकर है, वो रेडार एमिशंस को पिकअप करके उस पे लॉक इन करके डिस्ट्रॉय करते हैं उसको। और ये एक कैपेबिलिटी है जो हमारे पास नहीं थी इस वक्त, इंडिजिनस कैपेबिलिटी नहीं थी। हमारे जो सारे मिसाइल्स थे वो इम्पोर्टेड थे। तो कुछ साल पहले DRDO ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, और 4-5 साल पहले, और ये काफी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है आज चल के, और इसको कुछ और साल लगेंगे। ये 100 किलोमीटर रेंज से ये एनिमी रेडार स्टेशंस को टारगेट कर सकती है, रुद्रम जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल। और आगे चल के इसके रेंज को आप एक्सटेंड करते जा सकते हो, जैसे 100 से आप 200 से भी ज्यादा इसकी रेंज आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे एयरक्राफ्ट जो भी है, LCA, चाहे LCA हो या Su-30 हो या जैगुआर हो, मिराज हो, सारे एयरक्राफ्ट्स में ये फिट कर सकते हैं आप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी आई है, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बना रहे हैं हम पहली बार जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेके। चलिए, शिव, लास्ट प्लेटफॉर्म है, आप ब्रह्मोस के इंडिजिनस बूस्टर पे बताइएगा हमारे दर्शकों को, और साथ ही ये भी कि हमारे ज्यादातर टेस्ट व्हीलर आइलैंड से होते हैं, हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है, वो एक ग्रांटेड चीज है, वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन क्या उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी कोई बात है जो हमने टेस्ट फैसिलिटी के लिए उसी जगह को चुना? हाँ, बिल्कुल। तो निखिल, ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज का टेस्ट जो हुआ है वो 400 किलोमीटर के ऊपर रेंज का टेस्ट हुआ है सितंबर 30 को। ये एक पहला एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट नहीं था। पहले जो कुछ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस थे, MTCR और ऐसे जो रेजिम्स थे, उसके वजह से ब्रह्मोस का जो रेंज था 300 किलोमीटर से कम था। और उसका जाने के बाद जो 2016 आई थिंक और 2017 जब इंडिया एक सिग्नेटरी बन गया था, तो वो रिस्ट्रिक्शन चला गया था। तो ये ब्रह्मोस का जो इंडिजिनस बूस्टर और सीकर को लेकर जो ये टेस्ट हुआ है, ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और आगे जाके ये जो रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो 800-900 किलोमीटर तक ब्रह्मोस को एक्सपैंड करेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। और जैसे संदीप ने बताया कि एक मॉड्यूलर सिस्टम है, कि आपके पास ये सिस्टम है, आपके पास सीकर है, आपके पास बूस्टर है, रॉकेट मोटर है, और साइंटिस्ट बताते हैं कि आप बताओ कि आपका रेंज और स्पीड और स्टेल्थ का क्या जरूरत रिक्वायरमेंट है, और हम बना देंगे। तो ऐसे ही ये ब्रह्मोस को ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं अभी, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है।
आपका दूसरा सवाल जो व्हीलर आइलैंड जो अभी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे आ आइलैंड गया, जी हाँ। बताते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। ये पहले से जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम का जो शुरुआत हुआ था निखिल, यहीं से टेस्ट होता आ रहा है, क्योंकि 3-4 वजह हैं। एक तो ये ईस्टर्न सी बोर्ड में है, वेस्टर्न सी बोर्ड में आप मिसाइल टेस्ट नहीं कर सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। वहां पे पाकिस्तान है, जी हाँ। काफी शिपिंग एक्टिविटी वहां पे होता है। आप साउथ सदर्न अरेबियन सी जो है उसमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और पर्शियन गल्फ भी है, तो इसलिए एग्जैक्टली आपको मिसाइल फायरिंग की कंडीशंस नहीं है उस साइड पर। दूसरा तो बे ऑफ बंगाल में आपके पास काफी डेप्थ है मिसाइल्स टेस्ट करने में, और वहां पे थोड़ा ऑप्टिमल सिचुएशन है एयर स्पेस क्लियर करने में उस जगह में, क्योंकि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है वो साउथ इंडियन ओशन में होते हैं, yeah. बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में नहीं होते हैं। और बे ऑफ बंगाल बिल्कुल इंडिया के कंट्रोल में है। कुछ और देश हैं बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वो काफी इंडिया दूर इज है, द डोमिनेंट। बहुत दूर है। वो दूर है और उनका काफी उतना भी एक्टिविटी नहीं है, तो अगर इंडिया को उसको उस स्पेस को चाहिए तो वो इंडिया के अंदर ही आता है। तो ऐसे वजह हैं। दूसरा तो ट्रॉपिकल वेदर है वहां पे, टेलीमेट्री को सूट करता है। और जो आइलैंड्स हैं वो एक आइलैंड सिस्टम्स है। जो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, कुछ एलिमेंट्स शोर पर उड़ीसा के मेनलैंड पर ही हैं, और कुछ आइलैंड्स पे हैं, जो व्हीलर आइलैंड 1, 2, 3 ऐसे, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड 1, 2, 3 ऐसे हैं। तो ये एक काफी इसके वजह से ये व्हीलर आइलैंड जो है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, जो काफी अपग्रेड हुआ है सालों से, ऑप्टिमल है मिसाइल टेस्टिंग के लिए। संदीप, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं हिस्ट्री से? बिल्कुल निखिल, शिव हैज कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। बे ऑफ बंगाल जो है एक ऑलमोस्ट लाइक अ शेल्टर्ड ओशन की तरह है, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, कोई व्हीकल मतलब वेसल ट्रैफिक उतनी नहीं है जिस तरह अरेबियन सी की तरफ है। और यहाँ वाटर डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। और जब उन्होंने शुरू किया था, आप सोच सकते हैं 40 साल से पहले, बिल्कुल वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं था, मेरीन ट्रैफिक नहीं थी, शिपिंग एक्टिविटी नहीं था। तो अब चल के अब वो परमानेंट एक तरह से हमारी जो टेस्ट फैसिलिटीज है वहीं पे ईस्ट कोस्ट पे ही ज्यादातर बनाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में इतने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। लेकिन 2 सवाल हमारे दर्शकों ने भी भेजे हैं। पहला सवाल अजीत सचान का है। अजीत ने ये जानना चाहा है कि वो जानना चाहते हैं कि जो ये ओएफबी वाली स्टोरी से रिलेटेड है, पहले मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट चेक कौन करता है इससे पहले कि ये तीनों सर्विसेज के पास जाए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स? संदीप। निखिल, एक डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये डीजीक्यूए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स उसको चेक करें। और काफी सालों से आर्मी का ये कहना है कि ये जो डीजीक्यूए ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे नीचे आना चाहिए, क्योंकि हम इसके एक्टिविटी इनकी इनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो तरह तरह के मतलब ये जंग एम्यूनिशन जो आती है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेक करने की, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद डीजीक्यूए को है एक तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना चाहिए, ताकि वो एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। हाँ, वो थर्ड पार्टी की तरह काम करेगा। बिल्कुल, ये डिफेंस मिनिस्ट्री से इसको हटा के किसी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि आर्मी ये भी कहती है कि आपके डीजीक्यूए को आपने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रख दिया है। अब ये ऐसा है कि एक जो खिलाड़ी है वो एम्पायर भी है, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप इसको हटा के किसी एक दूसरे न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन के नीचे उसको रिपोर्ट करने पे ये कर दें, ताकि हम एक न्यूट्रल पार्टी इसको चेक कर पाए आपकी एमिनेशन को, डीजीक्यूए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शायद अगर आप वो रिफॉर्म चल के जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जो
क्वालिटी कंट्रोल की जो बात चल रही है, मेनली इट इज DGQA दैट चेक्स द थिंग। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी ये कहती है कि देखिए DGQA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी कहती है DGQA की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो एक ओम्बुड्समैन के जो रोल है DGQA का है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट दे बी न्यूट्रल एंड स्टाफ विद प्रोफेक्ट। तो उसके देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स फॉर दिस, बट प्रॉब्लम तो ये DGQA को लेके ही है। चलिए, शिव, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स ये DGQA वाली बात पे, जो जैसा संदीप कह रहे हैं कि क्यों ना एक थर्ड पार्टी हो ताकि ये जो बिकरिंग है ये खत्म हो जाए, फोर्सेस सर्विसेज की तरफ से भी, OFBs की तरफ से भी, किसी के पास ये कहने को ना हो कि ये आपकी वजह से हो रहा है। देखो ये जो तू मैं जो हुआ है आर्मी और OFB के बीच में, ये मेरा मानना है कि उनके बीच में कभी सुधार नहीं हो सकता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी इंस्पेक्टर के बात सोचोगे तो ये एक रिकमेंडेशन, जैसे संदीप ने बताया, बहुत पहले से हुआ है कि DG एक्विजिशन का जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि OFB और DG एक्विजिशन दोनों डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं, तो उनके काफी लिंकेजेस हैं और सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी के बीच में काफी दीवार बन चुके हैं, लेगेसी दीवार बन चुके हैं एक दूसरे को। यूनिफॉर्म वाले बाबू को पसंद नहीं करते हैं, बाबू यूनिफॉर्म को पसंद नहीं करते। वो काफी, बिल्कुल काफी डिस्ट्रस्ट है, काफी नेगेटिविटी है लेगेसी वॉर से। और जो जैसे संदीप ने मैंने ये जो लेटेस्ट जो हुआ है OFB और आर्मी के बीच में जो रिपोर्टिंग किया है, उसके बाद जो मतलब इकोसिस्टम में जो नेगेटिविटी फैला हुआ है आर्मी और OFB के बीच में, हम बता नहीं सकते, ये बहुत ही बुरा है। लेकिन जैसे संदीप ने बताया कि कुछ टॉक्स हो रहे हैं लेबर कमीशन और OFB के बीच में, काफी कुछ होप है अभी भी कि ये स्ट्राइक को थोड़ा कैंसिल करें, वो इमीडिएट सिचुएशन है। और ओवरऑल सॉल्यूशन तो मैं अभी काफी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं निखिल, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, क्योंकि एक बहुत बड़े उद्योग हैं ये सब, और उनको परिवर्तन करना, मॉडर्नाइज करना, अकाउंटेबिलिटी इंपोज करना एक महाभारत होगा, ये मैं बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, जो रखवाले के इस तरह के एपिसोड्स झेलते हैं जिनमें बीच में बिजली चली जाती है। हम जरूर इसका कोई पक्का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज बेयर विद अस। ये एक सिचुएशन की वजह से हम एक बहुत प्रोफेशनल सेटअप में फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं, ये जुगाड़ है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इससे बेहतर कंटेंट आपके सामने रखा जाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका भी, शिव आपका भी। थैंक यू निखिल।